Welcome back to the online class of the Crescent School History Class 9 CBSE, and we are studying chapter number 1, the French Revolution, and topic for this video number 11 is Napoleon Bonaparte. अगर आपने वीडियो नंबर 1 to 10 अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वीडियो नंबर 1 to 10 देखें, फिर वीडियो नंबर 11 देखें ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ में आए। चलिए आते हैं नेपोलियन बोनापार्टे में। वीडियो नंबर 10 में हमने ये तो समझ लिया था कि फ्रांस में पूरी टाइमलाइन को हमने पढ़ लिया था, किस तरीके से पहले हमने मोनार्की देखा, फिर हमने मिडिल क्लास को एक नेशनल असेंबली बनाते हुए देखा, फिर जो सबसे लोअर स्टार्टा है वो जो जैकोबिन क्लब बनाते हैं और उनका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, उनको भी हमने देखा किस तरीके से वो गवर्नमेंट में आते हैं और मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर हेड बन जाता है और नेशनल असेंबली का नाम बदलकर अब क्या हो जाता है, कन्वेंशन। तो कन्वेंशन को रिप्लेस किया डायरेक्टरी ने, क्योंकि अब मिडिल क्लास वापस से जब मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर ने प्रेशर देके डॉक्टर गिलोटिन से एक डिवाइस बनाई थी जिससे लोगों को हम मार सकते थे, तो उसी डिवाइस से मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर को भी मार दिया गया और जो कन्वेंशन है उसको हटा दिया गया। अब नेशनल असेंबली कंट्रोल करने लगी। एक्चुअली हम उसको बोलते थे इलेक्ट्रेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो बनाई डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या था? डायरेक्टरी 5 लोगों का ग्रुप था जो मिलकर अब फ्रांस को चलाने लगे थे। अब लोगों को डर लगता था मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर जैसे और भी लोग ना आ जाए जो वन मैन सुपर पावर वाली बात लेकर आए, तो लोग डर के अब डायरेक्टरी लेके आए। तो डायरेक्टरी कामयाब हुआ? ऑब्वियसली नहीं हुआ, क्योंकि डायरेक्टरी में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे और एंड में वीडियो नंबर 10 के हमने पढ़ा कि लोगों ने खुद स्वागत किया एक ऐसे इंसान का जो उस टाइम फ्रांस में बहुत ज्यादा कामयाब और पॉपुलर और बहुत ज्यादा शोर शराबा था उसके नाम का, क्योंकि वो फ्रांस की आर्मी यानी मिलिट्री का हेड था और फ्रांस की आर्मी के लिए उन्होंने तमाम लड़ाइयां लड़ी और सब में वो जीता भी था। जीतने की वजह से लोगों में उसको लेकर बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स था और लोग उसको जो है फ्रांस का रियल हीरो मानने लगे थे। लोगों ने खुद उसको इनवाइट करा, फ्रांस की जनता ने उसके नाम पे लेकर एक हवा फैली हुई थी कि व्हाई नॉट नेपोलियन, क्यों नहीं नेपोलियन, नेपोलियन को ही मौका देना चाहिए, नेपोलियन ही गवर्नमेंट चलाए। दिस वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर नेपोलियन एंड नेपोलियन एक्सेप्टेड इट एंड केम इनटू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में आने के बाद नेपोलियन अपने हेड बन जाते हैं। ये टाइम था 1799 का। तो 1799 में हमने नेपोलियन को फ्रांस में आते हुए देखा, हेड बनते हुए देखा। इसके बाद नेपोलियन क्या करते हैं ये हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में। चलिए, तो 1799 से नेपोलियन जब हेड बनते हैं तो वो बनाते हैं कमेटी। कमेटी में उनका मेंबर्स को वो ड्यूटी देते हैं एक नया संविधान बनाने की। ठीक है, अब नया संविधान मतलब नेपोलियन बहुत सारी सोच विचारधारा से लगे हुए थे कि किस तरीके से फ्रांस में नया डेवलपमेंट, बढ़ोतरी और फ्रांस को आगे बढ़ाया जाए। किसी भी राजा की, हर राजा की एक अपनी सोच होती है। अगर मुझे राजा बना दो, मतलब प्राइम मिनिस्टर अगर मैं इंडिया का बन जाऊं, तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि मेरा बैकग्राउंड क्या, मैं एक स्कूल डायरेक्टर हूं, प्रिंसिपल हूं, तो मैं कहीं ना कहीं स्कूलों के बारे में सोचूंगा। अगर किसी फिल्म एक्टर को बना दो तो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सोचेगा। अगर किसी किसान को बना दिया जाए प्रधानमंत्री तो खेती के बारे में सोचेगा। कुछ ना कुछ उनके लिए अलग से करेगा, स्पेशल करेगा ही करेगा, है ना। तो नेपोलियन की बैकग्राउंड क्या थी? तो हम सबको पता है कि नेपोलियन मिलिट्री स्कूल से पढ़े हैं। इसके पहले मिलिट्री हेड थे, मिलिट्री में लड़ रहे थे, इसीलिए तो फेमस थे, इसीलिए तो उनका नाम था। तो नेपोलियन की जो मिलिट्री बैकग्राउंड थी वो उनपे हमेशा हावी रहेगी। बिल्कुल है, सच है। तो 2 चीजें नेपोलियन की विचारधारा में शामिल थी। पहला तो मिलिट्री, चूंकि उनका बेसिक बैकग्राउंड था। दूसरा उनकी सोच थी कि अगर मैं कंट्री का हेड हूं तो कोई भी देश कैसे आगे बढ़ेगा। कोई भी देश तभी आगे बढ़ेगा जब उसकी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, जब उसकी जीडीपी आगे बढ़ेगी, जब वहां पे बिजनेस बढ़ेगा। जब बिजनेस बढ़ेगा तो ट्रेड बढ़ेगा। ट्रेड का मतलब पैसा रोटेट होगा। जब पैसा रोटेट होगा तो हर एक की पॉकेट में जाएगा और तभी कंट्री आगे बढ़ सकते हैं। जब तक गरीबी है हमारे देश में हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये सोच थी नेपोलियन बोनापार्टे की। तो 2 सोचों को लेकर वो आगे बढ़ता है। अभी मैंने बताया था आपको कि वो एक टीम बनाता है। टीम किस लिए? एक संविधान बनाने के लिए। तो उनका एक संविधान बनकर तैयार होता है 1804 में और इसको जाना जाता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी है, 1804 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसको हम जानते हैं द नेपोलियन कोड 1804 के नाम से। तो 1804 में जब वो कोड बन जाता है तो नेपोलियन एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आते हैं फ्रांस की पॉलिटिकल सिचुएशन में और वो रहता है कि नेपोलियन बोनापार्टे अपने आप को फ्रांस का किंग घोषित कर देते हैं। यहाँ पर अब फ्रांस का किंग घोषित करने का मतलब अब यहाँ पर जो इलेक्टिव
जो लोगों में एक था ना कि हम अपने राजा को वोट देकर चुनेंगे, ये सिस्टम वापस से खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब हम क्या समझे, क्या फ्रांस वापस से मोनार्की हो गया? जो लुइस 16 या लुइस 14 या लुई 13 जो भी किंग थे वो नेपोलियन मतलब वैसा ही हो गया, फ्रांस वैसे ही कंडीशन में पहुंच गया? तो एक्चुअल में नहीं, ऐसा नहीं था। इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि नेपोलियन ने वापस से एक मोनार्की सिस्टम को रिस्टोर कर दिया, बल्कि नेपोलियन एक बहुत ही ज्यादा फेमस होने वाला, और हिस्ट्री में फ्रांस को जब भी हम पढ़ते हैं तो नेपोलियन को जरूर पढ़ना पड़ता है। और हमारी जो तीसरी हेडिंग है वो लिखी हुई है अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, मतलब नेपोलियन को यूरोप का, ना सिर्फ फ्रांस का बल्कि यूरोप का एक मॉडर्नाइजर के भी नाम से जाना लगा। तो ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है, इस सेंटेंस को हमें प्रूव करना होगा। अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, आने वाले टाइम में वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम प्रूव करते हैं। 1804 तो आप जान गए कि नेपोलियन इस टाइम में फ्रांस का किंग बन जाता है, ठीक है। अभी कोई इलेक्शन नहीं होगा, अभी कोई वोट नहीं देगा, अभी नेपोलियन को कोई हटा नहीं सकता, जब तक कि ये जिंदा है यही किंग रहेगा, ठीक। किंग बनने के बाद चूंकि मिलिट्री से था तो क्या, लड़ाई तो लड़ेगा ही, और ये तो फेमस भी उसीलिए हुआ है कि लड़ाई लड़ना है, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे आसपास की कंट्रीज पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, उन पे हमला किया। इनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग थी। खास बात एक और मैं बता दूं, नेपोलियन एक बहुत ही कुशल शासक, एक बहुत बढ़िया फाइटर था, साथ ही साथ एक बहुत अच्छा लीडर था। जो स्पीच थी अपनी आर्मी को लेकर वो बहुत अच्छी देता था, उसमें जोश क्रिएट कर देता था। इसकी आर्मी जो है आधा लड़ती थी अपने दम पे, आधा लड़ती थी नेपोलियन की बातों पे। तो नेपोलियन ने अपनी आर्मी और अपनी बातों की मदद से बहुत सारे आसपास के देशों पे कब्जा किया, उन पे आक्रमण किया और उनको अपने कंट्रोल में ले लिया। वहां के लोग जो थे ना, जो अगल बगल के देशों के लोग जिन पे हमला हो रहा था, वो स्टार्टिंग में बहुत खुश भी थे, उनको बहुत अच्छा लग रहा था, चलो नेपोलियन का कब्जा है तो बढ़िया है, क्योंकि नेपोलियन तो मॉडर्नाइजर है। अब ये बार बार मॉडर्नाइजर अब हम बोल रहे हैं तो लोगों को अच्छा लग रहा है, तो पहले मॉडर्नाइजर को समझ ही लेते हैं क्यों लोगों को ऐसा लग रहा था। अब मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूरोप, इसको हम समझेंगे तीन चीजों में। पहला, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम एंड डेसिमल सिस्टम, एंड एक और चीज हम पढ़ेंगे, टॉपिक यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, री स्टार्टअप ऑफ स्लेवरी। तो नेपोलियन, दो बातें याद रखना फिर मत भूलना। पहली उसकी सोच क्या है, मिलिट्री का है तो हमला करेगा, अपने फ्रांस के एरिया को बढ़ाएगा। दूसरी उसकी सोच क्या है, इकोनॉमी को बढ़ाना है। इकोनॉमी को बढ़ाना है तो हमें क्या करना है, व्यापार। व्यापार करने के लिए क्या चाहिए, स्लेव। व्यापार करने के लिए चाहिए सरल आसान तरीका, जिससे हमारा बिजनेसमैन, हमारा व्यापारी व्यापार करे, उसको दिक्कत ना हो। वैसा ना हो कि वो जब केला खरीदने का व्यापारी और दिल्ली जाए केला खरीदने तो उससे बोला जाए कि भैया केला यहाँ पे 50 रुपए किलो मिलेगा, और जब कप्तानगंज या गोरखपुर बेचने आए तो पता चले कि यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं कि भैया कितने रुपए दर्जन है, तो किलो से खरीदेगा तो दर्जन में कैसे बेचेगा, उसको प्रॉब्लम होगी। तुम कपड़े की दुकान पे जाओ, तुम्हें पता है कि तुम्हारा स्कूल ड्रेस तुम्हें 2-2.5 मीटर में हो जाता है। अब तुमसे दुकानदार पूछे भैया कितना किलो चाहिए आपको कपड़ा, आपके स्कूल ड्रेस के लिए आपको कितना किलो कपड़ा चाहिए, तो आप क्या जवाब दोगे, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं किलो, मेरे को तो यही पता है कि मीटर में लगता है 2 मीटर। तो ऐसा नहीं है ना, इसलिए आपको इस बात का एहसास नहीं हो रहा, पर अगर ऐसा होता तो आप फंस जाओगे, राइट। तो यहाँ पर नेपोलियन के टाइम में मेजरमेंट्स में बहुत कंफ्यूजन थे, मेजरमेंट्स फिक्स भी नहीं था। जैसे फिक्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम सब्जी लेने अगर मार्केट जाते हैं तो हम अगर किसी भी सब्जी के दुकानदार के पास जाएं और हम बोले कि मुझे 1 किलो आलू दे दो, तो वो क्या करेगा, 1 किलो का उसके पास एक वेट होता है, बटकरा जिसको हम कहते हैं, तो वो 1 किलो का बटकरा रखेगा और आलू तो हम दूसरे दुकानदार के पास जाएंगे, उसके पास भी 1 किलो का वैसे ही बटकरा होगा, उसमें फर्क नहीं होता। अब किसी हम ऐसे दुकानदार के पास जाएं और वो बोले कि आप उससे बोलो कि भैया 1 किलो हमें आलू दे दो, तो वो अपना 2 मोबाइल रखे और फिर आलू तौलने लगे। आपके ये क्या, तो बोले नहीं ये जो मेरा 2 मोबाइल है ये लगभग 1 किलो का है, एकदम सही मेरा नापा हुआ है, तो हम इससे आपको दे दे रहे हैं। तो आप मानोगे, आप कहोगे नहीं 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 मुझे 1 किलो का बटकरा, क्योंकि बटकरा जो वेट है उस पर आपका भरोसा है, उस पर लिखा हुआ है 1 kg और आपको पूरा विश्वास है, उससे हम कहते हैं यूनिफॉर्म, क्योंकि सारे दुकानदारों के पास एक जैसा बटकरा है, एक जैसा यूनिफॉर्म, एक सिस्टम, एक बराबरी है, राइट। इसी तरीके से फ्रांस के टाइम में ऐसा नहीं था। हम तो बहुत पहले अगर चले जाए, आज भी गांव में पता नहीं मुझे अभी होता है कि नहीं होता है, अब तुम कभी नोटिस करना, जिनके पास बटकरे भी नहीं होते वो पत्थर वत्थर रख लेते, 2-4 पत्थर। अब तुम कैसे जानोगे कि वो पत्थर 200 ग्राम का है कि 500 ग्राम का है, वो दुकानदार तो बोल दिया है 500 ग्राम का, पता चला वो 450 ग्राम का निकला।
इसलिए यूनिफॉर्म सिस्टम होना ही चाहिए। तो नेपोलियन व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए यूनिफॉर्म सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है। यहां पर यूनिफॉर्म सिस्टम है। यहाँ पर यूनिफॉर्म सिस्टम का मतलब है मेजरमेंट्स एक बराबर कर दी जाए। मेजरमेंट्स को तौलने, नापने, मापने के जो इक्विपमेंट्स हैं वो एक जैसे, और यूनिफॉर्म सबके पास एक जैसे हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अगर आपसे बोला जाए कि पेट्रोल अब सपोज मान के चलो 85 रुपए लीटर आता है, तो अब मैं बोलूं कि मुझे 2 किलो पेट्रोल चाहिए, तो तुम किसी पेट्रोल पंप वाले को 2 किलो पेट्रोल दो तो दे पाएगा? वो कंफ्यूज हो जाएगा, 2 लीटर देगा ना। हालांकि पेट्रोल का वजन कुछ तो होता होगा, 1.25 लीटर के आसपास 1 किलो आएगा, लेकिन वो किलो में नहीं बेच रहा, वो लीटर में बेच रहा, और तुम्हें लीटर में ही खरीदना है। इसी से आसानी है, वरना उसको बेचने में भी प्रॉब्लम होगी, तुम्हें खरीदने में भी प्रॉब्लम होगी। तो इसका सबसे आसान तरीका जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाया, और ये स्टार्टअप जो होता है प्रॉपर्ली, वो नेपोलियन के टाइम से यूरोप में, फ्रांस में स्टार्ट होता है, वो था यूनिफॉर्म सिस्टम, जिससे व्यापारियों को बहुत आसानी हो गई। वो उसी मेजरमेंट में खरीदते थे जिस मेजरमेंट में बेच रहे हैं, और उसी इक्विपमेंट से खरीदते थे जिस इक्विपमेंट से वो बेच रहे हैं। इससे उनको अपना प्रॉफिट लॉस निकालने में भी आसानी हो गई, और उनको बिजनेस करने में बहुत ही कंफर्टेबल से एक माहौल मिल गया, जिससे वो बिजनेस ज्यादा से ज्यादा कर पा रहे थे। अब कोई हैसल नहीं था, बहुत ज्यादा टाइम टेकन जॉब नहीं था, अपना अकाउंटेंसी में प्रॉब्लम नहीं थी, चीजें बहुत आसान होती गई। जैसे हम टैक्सेस अलग अलग, अब वहां पे अलग अलग तरीके के टैक्सेस थे, कहीं पे कस्टम कुछ और है, अलग अलग बॉर्डर्स हैं, कहीं पे कुछ और है, फिर करेंसी भी अलग है, कहीं पे अलग अलग जो छोटी हम देख रहे हैं ना, यूरोप अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स हैं, तो वहां पर कहीं पे कुछ और करेंसी है, कहीं पे कुछ और है। उन दो करेंसियों के आपस के जो वैल्यूज हैं वो भी अलग अलग हैं। इससे बिजनेस करने में बहुत प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ पर बिजनेस को बहुत सरल बनाना चाहते हैं, तो वहां पे यूनिफॉर्म होना चाहिए। आज की डेट में हम इंडिया में रुपए की बात करते हैं, बट हम कहीं भी पूरी दुनिया में जाते हैं तो हम सीधा सीधा किसको लेके चलते हैं? यूएस डॉलर से हम कन्वर्ट कर लेते हैं, और हमें बहुत आसानी से समझ में आता है कि कहाँ किस करेंसी का क्या वैल्यू चल रहा है। तो इसी तरीके से वहां पर भी चाहिए था। आज की डेट में हम इंडिया में टैक्स की बात करते हैं तो 1 नेशन 1 टैक्स है। क्या है? जीएसटी, एक तरीके का टैक्स, सब जगह केरला से लेकर यूपी तक के एक तरीके का टैक्स। तो इसमें क्या फायदा होता है कि हमें किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी स्टेट से खरीदने में प्रॉफिट लॉस डिफरेंस नहीं होता, और हम बिजनेस आसानी से कर पाते हैं। तो ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया यूरोप में नेपोलियन के टाइम में, और नेपोलियन ने इसको इंट्रोड्यूस किया ताकि बिजनेस बढ़े। और रियली रिजल्ट ये था कि नेपोलियन के आने के बाद इकोनॉमी में बहुत बड़े बदलाव आए, और बहुत ज्यादा इफेक्टिव था नेपोलियन की ये पॉलिसी। तो यहां पर हमने देखा यूनिफॉर्म सिस्टम। डेसिमल सिस्टम को क्या समझ सकते हैं कि जब हम बड़े लेवल पे व्यापार करते हैं तो डेसिमल एक बहुत बड़ा मायने। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखो, इस मार्कर से ले लेते हैं। सपोज ये मार्कर मैं खरीद के लाया 10 रुपए में, मेरा स्कूल। अब जो दुकानदार से लाया, वो दुकानदार शायद अपने होलसेलर से गोरखपुर से 9 रुपए में लाया होगा, और वो जो होलसेलर है वो फैक्ट्री से शायद 8.5 रुपए में खरीदा होगा। लेकिन अगर सोचो 8.5 मतलब 8.5, अब जो 0.5 है वो डेसिमल हो गया। अगर डेसिमल नहीं होता तो क्या होता? या तो वो फैक्ट्री से 8 का लाता या 9 का लाता, ठीक है, 8.5 का तो ला नहीं पाता। 8 का लाता तो कहीं ना कहीं बीच में प्रॉफिट उसकी होलसेलर की बढ़ जाती, वो 1 रुपए कमाने लगता। या 9 का लाता तो वो बिल्कुल, और 10 में बेच दे तो बिल्कुल प्रॉफिट नहीं बना पाएगा। लेकिन उसको प्रॉफिट तो ज्यादा मिलेगी ना, अगर सेल ज्यादा मिलेगा। अगर वो अगर 1 महीने में हमारा स्कूल 50-60 मार्कर यूज करता है, और अगर हम इतने सारे स्कूल्स और ट्यूशन टीचर जोड़ दें तो हजारों लाखों मार्कर का कंजम्पशन है। तो 1 लाख मार्कर में अगर 50 पैसे भी, 0.5 भी कमा रहा है तो 50,000 रुपया प्रॉफिट बना रहा है, राइट। लेकिन अगर डेसिमल ना हो तो शायद ये हमें या उस होलसेलर किसी न किसी के लिए तो प्रॉब्लम करेगा। तो डेसिमल का रोल 50,000 रुपए प्रॉफिट तक पहुंच रहा है, हमने आसान से एक मार्कर पे समझ लिया। तो इस डेसिमल को इंट्रोड्यूस किया था नेपोलियन ने फ्रांस में, और डेसिमल से ट्रेड में बहुत ज्यादा बेनिफिट होने लगा। बल्क क्वांटिटी में बिजनेस करने में आसानी मिलने लगी। इवन जो छोटे छोटे बिजनेस जो छोटी चीजों के होते हैं, लाइक मेडिसिन के या फिर पेट्रोल के, इन सब में डेसिमल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन इन फ्रांस। दैट इज व्हाई नेपोलियन जो है ना, फ्रांस की इकोनॉमी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करा। अब क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अभी हमने इससे पहले के फ्रांस को देखा ही है कि राजा पे राजा बदलते जा रहे हैं। अब जो एलाइट वर्ग है, कभी गरीबों का राजा बन रहा है तो एलाइट को
उनकी जमीनों को कब्जा कर ले रहा है, उनको गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले रही है। तो यहाँ पर अगर इतना डर रहेगा तो लोग ज्यादा कमाने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। हम अगर कमाए और गवर्नमेंट मेरे प्रॉपर्टी को छीन ले, तो यहाँ पर नेपोलियन ने प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी ली कि आप प्रॉफिट बनाइए, आप आगे बढ़िए, आपकी प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, उसका प्रोटेक्शन रहेगा। तो ये इससे क्या होता है कि बिजनेसमैन को एक थोड़ा सपोर्ट मिल गया बहुत ज्यादा। तो इसलिए नेपोलियन वहां पे बिजनेसमैन एलाइट पीपल में बहुत ज्यादा एक फेवरेट किंग के तौर पे सामने आया। इसी तरीके से स्लेवरी, चूंकि हम टाइम की बात कर रहे हैं 18वीं सेंचुरी की, तो जो भी है रॉ मटेरियल वो खेती पे है। खेती के लिए जो लोग थे वो काम करने वाले, वो स्लेव गुलाम होते थे, जिनको जैसे ही जैकोबिन वगैरह आए स्लेवरी को एबोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इससे पहले स्लेवरी को क्यों नहीं खत्म किया जाता था? क्योंकि स्लेवरी करता कौन था? थर्ड स्टेट के सबसे गरीब लोग, एकदम से जो कुछ नहीं है, वो गुलाम होते थे। इस्तेमाल कौन करता था? फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग, मतलब जिनके पास जमीनें थी, वो कौन थे? फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे। तो वो क्यों बंद करेंगे? क्योंकि उनके खेतों में काम कौन करेगा अगर वो बंद कर देंगे तो? इसलिए स्लेवरी के बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। नेपोलियन वॉज द फर्स्ट, ये जैकोबिन वॉज द फर्स्ट। जब उन लोगों की गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने स्लेवरी को, गुलामी को पूरी तरीके से हटा दिया कि अब कोई फ्री में एज ए गुलाम नहीं काम करेगा। लेकिन जब नेपोलियन आता है तो वापस से स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस कर देता है, ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर है और जो तमाम काम है वो आगे बढ़ सके, डेवलप हो सके और हम बिजनेस में ज्यादा ग्रोथ पा सके। हम फिर से दो सोच की बात कर रहे हैं, मिलिट्री अगल बगल कब्जा करेंगे, खूब अपना एरिया बढ़ा लेंगे, दूसरा बिजनेस भी खूब ज्यादा बढ़ा लेंगे। तो हम समझ पा रहे हैं कि नेपोलियन किस तरीके से अपने इन रूल्स और नए आइडियाज से फ्रांस और आसपास के देशों में बहुत ज्यादा चर्चित हो गया। यहाँ पर इसको इसीलिए अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप कहा जाने लगा। तो ये बात तो मेरी प्रूफ हो गई ना कि अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप क्यों कहा जाता था, ये क्लियर है। अब हम देखते हैं कि नेपोलियन को तो हमने आगे बढ़ते हुए बहुत देख लिया, अब इनका एंड भी देख लेते हैं। तो 1815 के टाइम में इसकी वजह से बहुत सारे दुश्मन भी थे, ब्रिटिश और तमाम आसपास की कंट्रीज इनके दुश्मन होते जा रहे थे इनके रूल्स की वजह से। तो यहाँ पर जो बैटल ऑफ वाटरलू एक हुआ था 1815 में, जहां पर नेपोलियन को डिफीट कर दिया गया। बहुत सारी कंट्री मिलकर इसको डिफीट कर दी, हरा दी, और यहाँ पर नेपोलियन को 1815 में एग्जीक्यूट कर दिया गया। ऐसा नहीं था कि 1815 में इनको मार दिया गया था, एग्जीक्यूट कर दिया गया था। एग्जीक्यूट करने के करीब 7 साल बाद माना जाता है कि किसी बीमारी से ये साइबेरिया में मारे गए थे। तो ये नेपोलियन का एंड था। नेपोलियन की एंड में इनके जो आसपास जिन देशों पे इन्होंने राज किया था उसके भी लोग कुछ शामिल थे, क्योंकि नेपोलियन की इन सारी अच्छाइयों के बावजूद एक बहुत बड़ी बुराई भी थी। वो ये थी कि पॉलिटिकल राइट ये किसी को नहीं देता था। ये जिन भी देशों पे, अगल बगल के राज्यों और किंगडम्स पे कब्जा करता था, वहां पे जो प्रमुख चेयर पे, जो हेड पे अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को बैठा देता था, जो इसके लिए रेवेन्यूज वहां से कलेक्ट करते थे। तो इसलिए जो पॉलिटिकल राइट्स थी वो लोगों को नहीं मिलते थे, और नेपोलियन का इसीलिए विरोध भी होने लगा था। जो लोग शुरुआत में नेपोलियन का स्वागत किए, वेलकम किए, वही लोग पॉलिटिकल राइट्स की वजह से उसका विरोध भी करने लगे थे। तो ये नेपोलियन का हमने एंड देखा। बैटल ऑफ वाटरलू कभी भूलिएगा नहीं, 1815 में हुआ था, जहां पर नेपोलियन का एग्जीक्यूट किया गया। कभी भी आंसर में ये मत लिख देना बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन मारा गया, क्योंकि एग्जीक्यूट किया गया, मारा नहीं गया। मरा है ये 7 साल बाद। अब लास्ट में एक और पॉइंट बचा हुआ है, आइडिया डिड नॉट डाई। लेकिन नेपोलियन के मरने के बाद क्या सब कुछ वापस से रिस्टोर कर दिया गया? जो नई गवर्नमेंट आई, क्या वापस से उसने ये यूनिफॉर्म सिस्टम वगैरह सब एबोलिश किया? तो एक्चुअल में नहीं, क्योंकि लोगों ने और सबने ये माना था कि नेपोलियन की पॉलिटिकल राइट्स के अलावा जो भी चीजें थी, जो ट्रेड और कंट्री को आगे बढ़ाने वाली चीजें थी, वो बहुत अच्छी थी। यूनिफॉर्म सिस्टम आज पूरी दुनिया उसको अप्लाई करती, पूरी दुनिया में वो है, और इसको रिस्टोर करना एक अच्छा आइडिया नहीं रहेगा। इसलिए इनके जो बिजनेस, जो नए नए सिस्टम, यूनिफॉर्म सिस्टम थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन था, ये सब पहले जैसा ही रह गया, उसको नहीं हटाया गया। तो उसके आइडियाज जो थे वो नहीं मरे। नेपोलियन एग्जीक्यूट हुआ, आइडियाज नहीं एग्जीक्यूट हुए, वो वैसे ही रह गए। वो फ्रांस को तरक्की के रास्ते पे ले जाने के ऑप्शंस के तौर पे वैसे ही रह गए। अब हमने फ्रांस, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के सारे कैरेक्टर्स सब कुछ पढ़ लिया है, राइट। अब हमें कुछ और चीजें, टोटल हमें लग रहा है कि 2 या 3 वीडियोस बनेंगे, जिसमें से जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वुमेन्स के बारे में,
वुमेन्स का क्या रोल था, वुमेन्स ने जो पार्टिसिपेट किया तो उनको वो सारी चीज़ें, एक्सपेक्टेशन जो थी उनकी पूरी हुई कि नहीं हुई, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले बस कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे, तो फ्रेंड्स के तो सारे कैरेक्टर हमने पढ़ लिए हैं, बस 2 कैरेक्टर बचे हैं जिनका नाम बस हमें जानना जरूरी है। वो 2 इंडियन कैरेक्टर है। अब आप सोचोगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इंडियन कैरेक्टर कहां से आ गया, तो एक्चुअल में हाँ आया है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 2 इंडियन कैरेक्टर है। ये क्यों है? क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इस आइडिया को उस टाइम में इंडिया के 2 फेमस लोगों ने बहुत ज्यादा एक्चुअल में सपोर्ट दिया, उसको उससे इंस्पिरेशन लिया और उसको प्रमोट भी किया। उन्होंने बोला कि ये रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा मैसेज है, एक बहुत बड़ा सीखने की चीज है जो हमारे देश में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा देश भी उस टाइम एक ब्रिटिश कॉलोनी था और हम भी आजाद नहीं थे, और रिवॉल्यूशंस में किस तरीके से देश में बदलाव लाए हैं फ्रांस में, उससे इन लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे। वो 2 लोग कौन लोग थे? यहाँ पे सर्कल में लिखा हुआ है 2 इंडियंस, टीपू एंड राजा जी। राजा का मतलब राजा राम मोहन राय जी, और टीपू मतलब टीपू सुल्तान। तो ये 2 नाम तो मत भूलिएगा, क्योंकि 2 ही नाम है इंडियंस, और गलती से आपके एग्जामिनेशन में अगर आ गया तो ये भूल जाना, तो ये बहुत बड़े शर्म की बात है। तो टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय, 3 बार नाम ले लो, अभी याद हो जाएगा। ठीक है, तो टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय 2 इंडियन नेम्स हैं जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के चैप्टर में मेंशन करे गए हैं, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आइडिया को सपोर्ट दिए और प्रमोट भी किए इन इंडिया। राइट, सो ये था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, नेपोलियन बोनापार्टे। अब हमें सिर्फ कुछ चीजों पे पढ़ना है। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी है, एवरीडे लाइफ है और वुमन है। टोटल 3 वीडियोज और बचे हैं, फिर चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। सो अब आते हैं हम आज के क्वेश्चन पे। सो आज का सवाल बहुत आसान मैं दे रहा हूं। तो आज का सवाल है नेपोलियन बोनापार्टे की टाइमलाइन। द टाइमलाइन ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे मींस द ईयर ऑफ बर्थ एंड द ईयर ऑफ डेथ ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन कब पैदा हुआ, कौन से साल में, और कौन से साल में नेपोलियन की डेथ होती है, ये आपको लिख देना है कमेंट बॉक्स में। सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। थैंक यू सो मच। वी विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।